नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। लेकिन आपका लाइफ में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? पिताजी कांग्रेस से थे, रिश्तों हैं आज भी। पिताजी कांग्रेस से थे। पिताजी कांग्रेस महासंघी। स्मृति ईरानी का ये कहना कि मेरे पिता कांग्रेस में थे और आज भी हैं, दो चीजें बड़ी अच्छी तरह से सिग्निफाई करता है। पहला तो ये कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीचे तक जितने भी बीजेपी संघ के नेता हैं, जो ये सपना पाले हुए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, उनका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये तमाचा स्मृति ईरानी सीधा उनके मुंह पर मार रही है। दूसरा, स्मृति ईरानी का ये बयान कि मेरे पिता कांग्रेसी थे और आज भी हैं, ये साबित करता है कि कांग्रेस क्यों आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ जो आदमी जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है। कोई शाखा की ट्रेनिंग लेके नहीं जुड़ता, कोई माइंड वॉश करके नहीं जुड़ता, कोई अंधभक्त बन के नहीं जुड़ता। जो जुड़ा है वो जुड़ा ही रहेगा। इसीलिए कांग्रेस बदतर से बदतर हालत में भी इस देश में 20% के आसपास, 20 करोड़ के आसपास वोट ले लेती है। वो लोग जिन्होंने कांग्रेस का साथ न छोड़ा है, न छोड़ेंगे और न छोड़ रहे हैं, उन्हीं के दम पर कांग्रेस जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं स्मृति ईरानी के पिता जैसे लोगों की बदौलत 44 सीट से लेके 99 सीट तक का सफर कांग्रेस ने तय किया है। बावजूद इसके कि हर चीज उनके विपरीत है, सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है, उन्हें खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद अगर कोई इंसान जिसकी बेटी कैबिनेट मिनिस्टर हो और पावरफुल मिनिस्टर हो, जिसने राहुल गांधी को हराया हो, वो आदमी फिर भी कांग्रेस का था, है और रहेगा, तो अपने आप में कांग्रेस की कहानी बताता है कि कांग्रेस क्या है। अब किसी को अगर ये सपना मुगालता पालना है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है, तो एक बार स्मृति ईरानी से मिल लीजिए, उनके घर जाके देख लीजिए कि क्या स्मृति ईरानी भारत से छोड़िए, बीजेपी भारत से छोड़िए, क्या स्मृति ईरानी के घर से कांग्रेस को खत्म कर पाई? नहीं कर पाई। और ये कहानी अकेली स्मृति ईरानी की नहीं है। बीजेपी में सैकड़ों सैकड़ों ऐसे नेता हैं जिनके घरों में आज भी कांग्रेस की जड़ें हैं, जिनके घरों में आज भी कांग्रेस के लोग हैं, जिनके घरों में आज भी कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको कांग्रेस में के नेताओं के घरों में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जहां घर कांग्रेस के नेता का है लेकिन बीजेपी को पसंद करने वाले लोग हैं, बीजेपी को वोट देने वाले पसंद है। स्मृति ईरानी के घर से एक वोट कांग्रेस को जरूर जाता होगा, लेकिन स्मृति ईरानी को कहीं से ऐसा वोट नहीं मिला होगा कि पूरा घर कांग्रेसी और एक वोट बीजेपी को मिलता हो। ये कांग्रेस में नहीं होता। इसीलिए कांग्रेस बेशक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है इस पार्टी की कि आज भी जिंदा है, आज भी मजबूत हो रही है। और आज भी इस पूरे देश में भले ही बीजेपी डंका बजाए कि हम विश्व की नंबर 1 पार्टी है, लेकिन हकीकत यही है कि अकेली पार्टी कांग्रेस है जिसका आज भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक हर जगह पर जड़ें मौजूद हैं। कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां से कांग्रेस की जड़ें उखड़ गई हों या कांग्रेस बुरी तरह से खत्म हो गई हो। लेकिन बीजेपी को जब देखना होता है तो केवल आपको उत्तर भारत में ज्यादा मजबूत जड़ें दिखती हो, मध्य भारत में दिखती है, नॉर्थ ईस्ट में टेम्परेरी जड़ें उखड़ रही हैं, साउथ में तो कर्नाटक के आगे बढ़ ही नहीं पाई बीजेपी। तो दावे बेशक बड़े कर लें, लेकिन स्मृति ईरानी के इस एक छोटे से सेंटेंस ने
समझदारों को इशारा दे दिया कि जितना मर्जी आपको चूरन चटाया जाए कि कांग्रेस मुक्त भारत होगी, वो ना हो सकता है, ना होगा। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में कांग्रेस युक्त बीजेपी जरूर बना ली है आपने, हकीकत ये है। और ये बात अब पानी के सतह की तरह शांत तरीके से जम चुकी है और जो कांग्रेस में बचे लोग हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि सच्चाई यही है कि बीजेपी आई है, जिस तेजी से बढ़ी है उसी तेजी से नीचे गिरेगी और उसी तेजी से बीजेपी अपने पुराने रूप में पहुंच जाएगी। लेकिन कांग्रेस कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इसीलिए वो लोग कांग्रेस के साथ अभी भी टिके हुए हैं, क्योंकि वो कैडर से नहीं, वो शाखाओं से नहीं, विचारधारा से चल रही पार्टी है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि दरअसल लड़ाई विचारधारा की है। एक मोहब्बत की विचारधारा, एक नफरत की विचारधारा है। नफरत हो या नेगेटिविटी हो या जो नकारात्मक चीजें हैं वो फलती फूलती बहुत तेजी से हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बड़ा फूल जाती है, लेकिन जितनी तेजी से फूलती हैं वो खत्म भी उतनी ही तेजी से होती हैं। जो फलदार वृक्ष होता है वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ लेता है, लेकिन जब ग्रोथ लेता है, जब फल देना शुरू करता है तो बहुत सालों तक, कई पुश्तों तक आपको फल देता है। फलदार पेड़ों में और ये जो कंटीली झाड़ियां होती हैं, इनमें यही फर्क होता है। यही फर्क पॉलिटिक्स में भी है। इसीलिए इतना प्रहार होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी, गांधी परिवार टिका हुआ है और इस कांग्रेस को अपने साथ खींच रहा है। अभी ताजा उदाहरण बिहार का है या चुनाव में हो रही गड़बड़ियों का है। राहुल गांधी पे दर्जनों केस हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, 20-25 केस मैंने आपको गिनाए थे। उसके बावजूद राहुल गांधी डरते नहीं, झुकते नहीं है, सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते। अब बिहार में जो SIR चल रहा है उसको लेकर और जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव गड़बड़ियां राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पकड़ी, उसके बाद बिहार में SIR को लेकर राहुल गांधी ने कह दिया किस तरह की चालाकी की जा रही है। अब कर्नाटक में भी राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने चोरी पकड़ी है, कि एक ही उन्होंने विधानसभा उसका निकाला है, वहीं पर इतनी गड़बड़ियां पकड़ी हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो डायरेक्ट चेतावनी राहुल गांधी, पहली बार मैंने सुना कि सीधा EC को, इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ हो जाए आप बचोगे नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी और कांग्रेस खुद भी बिहार में अब इस पोजीशन पे पहुंच गई है, उनके सब्र का बांध यहां तक पहुंच गया है कि जो SIR का मुद्दा अगर नहीं सुलझा, चुनाव आयोग ने इसे नहीं रोका, तो पहली बार ऐसा हो सकता है किसी राज्य में कि समूचा विपक्ष विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दे। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है,
और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। लेकिन ये लड़ाई लंबी है, ये बात तो राहुल गांधी, कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है। बेशक जो छोटी पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, आरजेडी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, या समाजवादी पार्टी होगी, शिवसेना हो गई, एनसीपी होगी, डीएमके हो गई, इनकी लड़ाई छोटी है और किसी और तरह की है। वो जानते हैं आरजेडी जो तेजस्वी यादव है, अभी क्योंकि बिहार के चुनाव है इसलिए उनकी लड़ाई इस वक्त सबसे मुश्किल है। उनकी साख दाव पे उनका करो या मरो वाली सिचुएशन है। इस वक्त उनके लिए लड़ना बहुत बेहद जरूरी है। लेकिन एक बार बिहार के चुनाव निपट गए, उसके बाद आरजेडी को बहुत कुछ ज्यादा दाव पर नहीं है, तो उतना जोश नहीं दिखेगा। ऐसे ही हर पार्टी का अपने अपने राज्य को लेकर। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसको रोज कुआं खोदना है, रोज प्यास बुझानी है, क्योंकि उसके सामने तो रोज नया चैलेंज बनकर बीजेपी उभर रही है। लेकिन ना केवल उस चैलेंज से कांग्रेस धीरे धीरे बाहर आ रही है, बल्कि उस चैलेंज का बड़ा चैलेंजर बन के कांग्रेस सामने आ रही है। अब आलम यह है कि चैलेंजर कांग्रेस के सामने बीजेपी कांग्रेस का चैलेंज बहुत बारी एक्सेप्ट करने में झिझकिचा रही है। आजकल संसद में आप देख ही रहे हैं कि सदन में क्या चल रहा है, किस तरह से सदन की कार्रवाई रोज स्थगित कर दी जाती है और प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, जबकि सवाल सारे प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जिस तरह से विदाई हुई, जिस तरह से 3 घंटे के अंदर अंदर उन्हें इस्तीफे देने पर मजबूर कर दिया गया, और क्यों मजबूर किया गया कि सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष के आवाज सुनने लगे थे। ये किसी मजबूत सरकार या मजबूत नेता की निशानी नहीं है, ये कमजोर दिल के डरपोक शासक की निशानी है, जिसे खतरा रहता है हर वक्त मेरी कुर्सी का। हमारा एक बॉस हुआ करते थे पुराने एक चैनल में, उन्होंने मुझे एक बात कही थी जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था पत्रकारिता में। उन्होंने कहा था कि बेटा, आपका बॉस आपको आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत कम बॉस ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से कमजोर है, और कमजोर आदमी को अपने से नीचे के साथ साथ अपने दफ्तर के चपरासी तक से डर लगता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे कि मेरी कुर्सी पे वो बैठ जाए। यही चीज इस वक्त देश में हो रही है, जहां मात्र इसलिए अपने खासम खास को त्यागपत्र देने पे मजबूर कर दिया जाता है कि वो विपक्ष की बातें सुनने लगा था। वो जगदीप धनखड़ जिनके हजारों मीम बने कि प्रधानमंत्री के सामने कैसे कमर झुकी ही रहती थी, कैसे हाथ उनके कांपते रहते थे, वो जगदीप धनखड़ सिर्फ एक बात के लिए आंख की किरकिरी बन गया और उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। और जो खबरें आई, जिस तरह से उनका आईटी टीम को निकाल दिया गया, जिस तरह से पुष्ट खबरें नहीं है लेकिन इतनी पुष्ट खबरें चली कि भाई कैसे उनका दफ्तर सील कर दिया गया, जो भी थी खबरें जो चली, कहीं ना कहीं वो दुखदाई है। वो आदमी जगदीप धनखड़ बेशक रीढ़ की हड्डी के कमजोर थे, लेकिन वो जिस पद पे बैठे थे उस पद की तो गरिमा है। अगर आपने उस पद से उसको निकाल भी दिया है तो कम से कम उस पद की गरिमा की खातिर उस शख्स का कुछ तो मान रखिए। इतना बेइज्जत तो कोई अपने दुश्मन को नहीं करता जितना अपने घर के आदमी को किया जा रहा है। ये सब कमजोरी की निशानियां हैं। दूसरी तरफ अपने एक लक्ष्य पर अडिग रहना, उसी बात पे अड़ जाना, ये मजबूत इरादों की निशानी है। कंपेयर
जनता कर रही है। धीरे धीरे ही सही, देश की जनता समझने में थोड़ा सा स्लो है, लेकिन समझ रही है। धीरे धीरे चीज़ें साफ हो रही है और अगले 4 साल में काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मदद मिलती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। नमस्कार।